नमस्कार, स्वागत है आपका चेतन भारत लर्निंग पर। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की आज की कक्षा में हम अध्ययन करने जा रहे हैं राज्य की विधायिका, राज्य के विधानमंडल का। यह भारतीय संविधान के भाग 6 में दिया गया है। अब इससे पहले चूंकि हम अध्ययन कर चुके हैं भारतीय संसदीय व्यवस्था का, तो यदि हमें संसदीय व्यवस्था का अच्छे से ज्ञान प्राप्त हो चुका है तो अब राज्य की विधायिका को समझने में ज्यादा परेशानी हमें नहीं आने वाली है, क्योंकि ज्यादातर चीजें जिस तरह से केंद्र में लागू की गई हैं विधायिका को लेके, कमोबेश उसी तरीके से राज्य के विधानमंडलों में भी लागू की गई हैं, परंतु कुछ फर्क भी रखे गए हैं। मतलब हम ये कहें कि पूरी तरह से एक दूसरे के पर्यायवाची के तौर पर ये रखी गई हैं, यह तो नहीं है, कुछ फर्क जरूर मिलेगा। और साथ ही यह भी जान लें, हालांकि जब हम केंद्र और राज्य सरकारों का आपस में रिश्ते का अध्ययन करेंगे तो हम समझ पाएंगे कि हमने संघात्मक ढांचा अपनाया है और उसके मूलभूत सिद्धांत क्या होते हैं। परंतु इस वक्त फौरी तौर पर हम ये जान लें कि राज्यों के विधानमंडल और इनकी जो शक्तियां हैं वो संघात्मक ढांचे की ही देन है। तो संघात्मक ढांचा मतलब के जो हमारा राजनीतिक व्यवस्था है वो केंद्र और राज्य दो स्तर पर स्थापित की जाएगी। तो एक तो हम केंद्र में देखते हैं तो हमें संसद और साथ में केंद्र का मंत्रिमंडल मिलता है, प्रधानमंत्री जिसके अध्यक्ष के तौर पर काम करते हैं, और इसी तरह से राज्यों में हमें राज्य की विधायिका मिलेगी और साथ में राज्य का मंत्री परिषद अलग से होगा जिसकी अध्यक्षता करेंगे मुख्यमंत्री साहब। तो ये जो संघात्मक ढांचा है कि दो स्तर पर राजनीतिक व्यवस्था की जाएगी, इसी से प्रदत्त होता है हमें राज्य का विधानमंडल और इनकी शक्तियां। अब देखते हैं राज्य के विधानमंडल को और क्या इसमें आपस में समानताएं हैं और फिर क्या असमानताएं हैं। असमानताओं पर ज्यादा हमारा ध्यान केंद्रित होगा ताकि प्रारंभिकी में पूछे जाने सवालों में कोई संशय ना पैदा हो सके। और फिर हम यह भी कोशिश करेंगे कि मुख्य लिखित परीक्षा में राज्य के विधानमंडलों से क्या प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं और किस तरह से हमें उत्तर देना होगा। देखते हैं सबसे पहले राज्य के विधानमंडल को, जिसको अनुच्छेद 168 में दर्शाया गया है कि संगठनात्मक तरीके से या संगठनात्मक तौर पर राज्य में विधानमंडल किस तरीके से स्थापित किए गए हैं। तो अनुच्छेद 168 यह उद्घोष करता है कि जो राज्य हैं यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका, तो इन राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था रखी गई है। दो सदन है, जैसे हमने केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा देखे थे, कुछ ना कुछ इसी तरीके से राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद की व्यवस्था की गई है। परंतु यह द्विसदनीय व्यवस्था सिर्फ इन्हीं नामांकित राज्यों में है। इसके इतर जो बाकी राज्य हैं या इन 6 राज्यों के अलावा जो 22 राज्य होंगे भारत के, वहां पर एक सदनीय व्यवस्था चल रही है। जैसे हम बात करें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या फिर तमिलनाडु की, तो यहां पर सिर्फ एक सदन है विधानसभा के तौर पर। अब जब हम संगठनात्मक ढांचे की बात कर रहे हैं तो याद रखें कि जिन राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है वहां पर 2 सदन मतलब के विधानसभा, विधान परिषद और साथ में गवर्नर, यह संगठनात्मक ढांचा है राज्य के विधानमंडल का। और जहां पर एक सदनीय व्यवस्था है वहां पर एक सदन और साथ में गवर्नर साहब, राज्यपाल साहब, ये संगठनात्मक ढांचा हो जाएगा राज्य के विधानमंडल का। जैसे हमने केंद्र में देखा था कि राष्ट्रपति ना लोकसभा और ना राज्यसभा, वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, परंतु वह जो संसद हैं उसके एक मुख्य अंग के तौर पर स्थापित किए गए हैं। तो यहां पर जो राज्य में अगर हम राज्य के विधानमंडल की संगठनात्मक ढांचे की बात करें तो गवर्नर साहब, राज्यपाल साहब भी अभिन्न अंग हैं राज्य के विधानमंडल का। सो जिन राज्यों में 2 सदन और राज्यपाल, और जहां एक सदन वहां पर एक सदन और राज्यपाल कहलाएगा राज्य का विधानमंडल। अब हम इस पे आगे बात करेंगे कि क्यों सिर्फ इन्हीं राज्यों में द्विसदनीय और बाकी राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है। परंतु इस वक्त प्रारंभिकी के लिए जरूर याद कर लें कि कौन कौन से राज्य हैं। तो ये यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, इसके अलावा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, 2 पिछड़े भाई, और इसके अलावा कर्नाटक। सिर्फ ये 6 राज्य हैं जहां पर द्विसदनीय व्यवस्था है। अब इसमें संशय के लिए हमें कथन के तौर पर और क्या पूछा जा सकता है, 2 चीजों से सावधान रहिएगा। एक, यदि वो जम्मू और कश्मीर पूछ लें और साथ में वो तमिलनाडु पूछ लें, तो क्योंकि तमिलनाडु में भी बनने और बिगड़ने, विधान परिषद के बनने और हटने का एक लंबा इतिहास रहा है, तो वहां पर भी संशय कर सकते हैं। और जब आप संविधान में जाके 168 अनुच्छेद पढ़ेंगे तो आज भी तमिलनाडु लिखा हुआ है।
तो उससे संशय नहीं करना है। 2010-11 के बाद यहां पर द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है, एक ही सदन है। तमिलनाडु से सावधान रहेंगे, फिर से कहता हूं, सिर्फ एक सदनीय व्यवस्था है। और इसके अलावा जम्मू और कश्मीर की जब बात होगी तो 2019 में जो इनका विशेष स्थान था या विशेष प्रबंध थे संविधान में, वो खत्म कर दिए गए आर्टिकल 370 के तहत। तो उसके बाद अब यहां पर भी एक सदनीय व्यवस्था है। तो 2019 से पहले जब धारा 370 जम्मू और कश्मीर में लागू थी, तब यहां पर भी दो सदनीय व्यवस्था थी। यहां पर मैं यह भी स्पष्ट कर दूं कि जम्मू और कश्मीर के लिए द्विसदनीय व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुसार ना होकर जो जम्मू एंड कश्मीर का संविधान था, क्योंकि जम्मू और कश्मीर के लिए अलग से संविधान रखने का भी प्रबंध था 370 के तहत या उससे उपजी व्यवस्थाओं के तहत। तो जम्मू एंड कश्मीर के उनके खुद के संविधान के द्वारा दो सदनों की स्थापना थी, विधानसभा और विधान परिषद। परंतु अब ना तो जम्मू एंड कश्मीर का अलग से कोई संविधान है, साथ ही जो विशेष उपबंध थे जम्मू और कश्मीर के लिए वो भी खत्म कर दिए गए हैं। राज्य का दर्जा भी अब नहीं है। इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है प्रस्तावित विधानसभा के साथ। प्रस्तावित इसलिए कि अभी तक निर्वाचन नहीं हो सका है, तो प्रस्तावित विधानसभा है, विधान परिषद अब वहां पर नहीं है। तो जम्मू एंड कश्मीर से भी सावधान रहेंगे, सिर्फ एक ही सदन की व्यवस्था केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए भी है। तो उन दो कथनों से बचकर बाकी ये 6 राज्य याद कर लेंगे, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और साथ में कर्नाटक। इसके इतर और किसी राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था नहीं रखी गई है। आगे देखते हैं तो विधानसभा और इसकी गिनती के बारे में बात कर लेते हैं। तो बात जब सदस्यता की आती है तो फिर अधिकतम सदस्यों की संख्या किसी भी राज्य की विधानसभा में वो 500 हो सकती है। 500 से ज्यादा नहीं होगी और 60 से कम नहीं होगी। तो अधिकतम और न्यूनतम सीमा दर्शाई गई है, परंतु किसी भी राज्य के लिए कितनी गिनती होगी सदस्यों की यह संविधान में दर्ज नहीं किया गया है। तो राज्य की जनसंख्या के आधार पर भिन्न भिन्न राज्यों को भिन्न भिन्न विधानसभा के सदस्यों वाली विधानसभा दे दी जाएगी। अब 500 और 60 हमें याद रखना है। अब इसमें दो कथन और कि एक तो इस वक्त किसी भी राज्य में 500 गिनती वाली विधानसभा तो है नहीं, तो अधिकतम संख्या पर कोई भी विधानसभा नहीं पहुंचती है। और अगर हम राज्यों की तुलना करें तो 403 विधायकों के साथ उत्तर प्रदेश की विधानसभा किसी भी राज्य की सबसे बड़ी विधानसभा है। और जब हम बात करते हैं 60 ही, तो इससे नीचे कुछ राज्य जरूर हैं। संविधान में विशेष उपबंधों के साथ कुछ राज्यों को रियायत दी गई है, छोटे राज्य हैं, जनसंख्या कम है और यहां पर 60 से कम विधायकों की विधानसभा स्थापित की गई है। इनमें से राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा, नागालैंड और मिजोरम। तो अगर ऐसा कोई पूछ लें कि कौन से राज्य हैं जिनमें 60 से कम है, तो वो जरूर इन नामों को आप एक बार याद कर लें। कोई बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं, हमें पता होना चाहिए बस ये कथन। अब आते हैं इससे आगे कि हम कुछ शब्द युग्मों पर ध्यान दें कि चुनाव एकल सदस्य क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र से सरल चुनाव प्रणाली के माध्यम से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और गुप्त मतदान द्वारा किया जाएगा। अब यदि हमने संसद के अंदर लोकसभा की चुनाव प्रणाली अच्छे से देखी है और वहां पर हमने जो आपके निर्वाचन क्षेत्र हैं इनका परिसीमन भी देख लिया है, परिसीमन आयोग भी यदि हम समझ चुके हैं, तो फिर इन सारे कथनों में हमें कोई परेशानी नहीं आएगी। परंतु यदि आपको ये सारे शब्द युग्म समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो आपको संसद वाली कक्षा में वापस जाना होगा और वहां पर जब हम लोकसभा की सदस्यता की और खासकर निर्वाचन प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, आप वहां से समझ सकते हैं कि ये सारी प्रक्रिया किस प्रकार चलती है। तो बिल्कुल उसी तरीके से राज्य में विधानसभा की प्रक्रिया चलेगी। बस फर्क क्या है? फर्क ये है कि जब निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए थे लोकसभा में, तो हमने देखा था कि जितनी भी लोकसभा की सीटें आवंटित की गई हैं किसी राज्य को, उस राज्य को उतने ही निर्वाचन क्षेत्रों में बांट लिया जाएगा। और यह कार्य कौन करेगा? परिसीमन आयोग करेगा। अब जब उसी राज्य के अंदर विधानसभा के निर्वाचन की बात आएगी तो राज्य को उतने ही निर्वाचन क्षेत्रों में बांट लिया जाएगा जितने उस राज्य को सीटें आवंटित की गई हैं विधानसभा के लिए, और यह कार्य भी वही परिसीमन आयोग करेगा। तो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो जब लोकसभा चुनाव की बात आएगी तो 80 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट लिया जाएगा, परंतु जब बात आएगी विधानसभा चुनाव की तो उसी उत्तर प्रदेश को अब 403 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट लिया जाएगा, जो कि
एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र हैं। हर निर्वाचन क्षेत्र में जितने मर्जी सदस्य प्रतिभाग लें निर्वाचन प्रक्रिया में, जीतकर एक ही जाएगा। सरल चुनाव प्रणाली के माध्यम से, मतलब जिस भी प्रत्याशी को सबसे ज्यादा मत पड़ेंगे वह प्रत्याशी विजयी मान लिया जाएगा। तो वही सारा का सारी प्रणाली यहां पर दोहराई गई है। अब आते हैं अवधि, तो 5 वर्ष की होगी। जैसे लोकसभा की अवधि 5 वर्ष है, 5 वर्ष के बाद लोकसभा की तर्ज पर विधानसभा भी भंग कर दी जाएगी। आगे देखते हैं इसके अंदर कुछ आरक्षण किस तरह से लागू किए गए हैं। यह आरक्षण प्रणाली भी उसी तरह से है जैसे लोकसभा में लागू की गई है। कुछ फर्क क्या है, जैसे हमने पढ़ा था कि लोकसभा के अंदर 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय से मनोनीत किए जा सकते थे, बल्कि थे, है ना, क्योंकि उसको तो हटा दिया गया 104 संवैधानिक संशोधन 2020 के माध्यम से। अब उसी को याद रखते हुए यह ध्यान में रखें कि एक सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय से राज्य की विधानसभा में भी मनोनीत किया जा सकता था, जिसको राज्य के राज्यपाल मनोनीत करते थे। यदि राज्य के अंदर आंग्ल भारतीय समुदाय है, काफी मात्रा में है, और उनका प्रतिनिधित्व यदि विधानसभा में अच्छे तरीके से नहीं हुआ है, तो फिर एक व्यक्ति को विधानसभा में मनोनीत कर दिया जा सकता था। यह लाजमी नहीं था, राज्यपाल चाहे तो कर सकते थे ऐसा, परंतु हम जानते हैं कि 104 संवैधानिक संशोधन 2020 द्वारा यह प्रक्रिया अब खत्म कर दी गई है। अब एक आंग्ल भारतीय को या आंग्ल भारतीय समुदाय के एक व्यक्ति को मनोनीत करने की कोई शर्त नहीं है संविधान के अंदर, जो विधानसभा मनोनीत किए जाते थे। तो लोकसभा के साथ यहां पर भी खत्म कर दिया गया। परंतु इसके साथ याद रखें कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों को आरक्षित किया जाएगा विधानसभा में भी। जैसे लोकसभा में जनसंख्या के अनुपात में सीटों को आरक्षित किया जाता था, उसी तरह से हर राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी। किस अनुपात में? राज्य के अंदर जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है, उसी के अनुपात में विधानसभा के अंदर भी सीटों का आरक्षण किया जाएगा। और हम यह भी जानते हैं कि मूल संविधान में यह प्रक्रिया 10 वर्ष के लिए अपनाई गई थी, और हर 10 वर्ष पर इसको संविधान के जरिए आगे बढ़ा दिया जाता है। इसी 104 संविधान संशोधन 2020 के मार्फत अब इसको 2030 तक बढ़ा दिया गया है, 10 साल के लिए और आगे कर दिया गया है। मूल रूप से याद रखना है, आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति जो मनोनीत किए जाते थे, वह व्यवस्था अब खत्म है लोकसभा में भी और विधानसभाओं में भी। और साथ ही जो अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के लिए सीटों का आरक्षण है, इसको 10 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। संवैधानिक संशोधन जरूर याद रखना है, 104 संवैधानिक संशोधन 2020 की हम बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं और समझते हैं योग्यता को। अब कमोबेश वैसी ही योग्यताएं हैं, कुछ फर्क के साथ, जैसी हमने लोकसभा राज्यसभा में देखी थी। सबसे पहले योग्यता की बात करें तो भारत के नागरिक, ये तो जरूरी है हर संवैधानिक पद के लिए, और साथ ही आयु 25 वर्ष कम से कम, और यदि विधानसभा है राज्य में तो फिर 30 वर्ष की आयु चाहिए विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए। और आगे देखें तो लाभ का पद नहीं होना चाहिए। जो भी सरकारी नौकरी पर हैं उनको सरकारी नौकरी छोड़कर ही विधानसभा या विधानसभा के निर्वाचन में प्रत्याशी बनने का मौका दिया जाएगा। तो ये तो कमोबेश वैसी ही कुछ योग्यताएं हैं जो हमने लोकसभा के या राज्यसभा के वक्त देखी थी। आगे देखते हैं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत। थोड़ा सा याद कर लेते हैं लोकसभा को भी। तो लोकसभा में या राज्यसभा में यदि आप सदस्य बनना चाहते हैं तो बस शर्त इतनी थी कि भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में आप एक पंजीकृत मतदाता हैं। पूरे भारत में कहीं से भी हैं तो किसी भी राज्य से आप लोकसभा या राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। परंतु यहां पर यह शर्त कुछ बदल दी गई है। पहली बात तो यह संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, तो यह कहां से आता है? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जो एक कानून है, एक विधि है, इसके जरिए यह योग्यता बनाई गई है। अब शर्त क्या है तो समझ लें। अगर हम इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो यदि आप विधानसभा या विधान परिषद में चयनित होना चाहते हैं, निर्वाचन के द्वारा आना चाहते हैं, तो उस राज्य के आप पंजीकृत मतदाता होने चाहिए। यदि आप विधान परिषद के अंदर जो मनोनीत सदस्य हैं, आगे हम विधान परिषद देखेंगे, तो इसमें विधान परिषद के कुछ सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत भी किया जा सकता है। तो यदि आप मनोनीत सदस्य बनना चाहते हैं तो फिर आप उस राज्य के स्थायी निवासी भी होने चाहिए। अब यहां पहली बार यह शर्त आई है कि किसी
सदन का सदस्य बनने के लिए आपको उस राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। इससे पहले कहीं ऐसी शर्त नहीं थी। तो एक तो ये याद कर लेंगे कि किसी सदन का सदस्य बनने के लिए स्थायी निवासी होने की शर्त कहां पर है? सिर्फ विधान परिषद की मनोनीत सदस्यता पर है। विधानसभा की निर्वाचित सदस्यता पर भी स्थायी निवासी होने की शर्त नहीं रखी गई है। मैं वापस अपने आप को दोहराता हूं कि यदि आप विधानसभा में विधायक बनना चाहते हैं, जिस भी राज्य से आप विधायक बनना चाहते हैं, वहां पर आपको सिर्फ उस राज्य में पंजीकृत मतदाता होना होगा। स्थायी निवासी होना कोई लाजमी नहीं है। और ये तो हम जानते ही हैं कि जिस राज्य के आप स्थायी निवासी नहीं है, वहां के भी आप पंजीकृत मतदाता हो सकते हैं, उसकी शर्तें अलग हैं। तो एक तो जहां भी विधायक बनना चाहते हैं वहां आप पंजीकृत मतदाता हो जाइए। या फिर आते हैं विधान परिषद के अंदर। तो विधान परिषद में दो तरह की बात की गई है। यदि आप चयनित होना चाहते हैं तो उस राज्य के पंजीकृत मतदाता होना काफी है, परंतु यदि आप मनोनीत सदस्य की सदस्यता लेना चाहते हैं तो फिर आपको उस राज्य का स्थायी निवासी भी होना पड़ेगा। ये तीन बिंदु हमें याद रह गए तो फिर कोई और परेशानी इसमें नहीं आएगी। और आगे देखते हैं पात्रता के साथ अपात्रता, जो आजकल मुख्य केंद्र बिंदु बनी हुई है सभी हमारे नेताओं के लिए, कि अपात्रता एक बड़ी परेशानी के तौर पर सामने आ रही। खासकर कौन सी? जो हम आगे देखेंगे, 2 वर्ष से ज्यादा का कारावास। बाकी अपात्रताओं को देख लेते हैं। लाभ का पद, अब ये तो हमें पता है कि जो भी योग्यता है अगर वो आपके पास नहीं रही तो वही आपकी अयोग्यता हो जाएगी। तो अगर लाभ का पद तो अयोग्यता, या आप भारत के नागरिक नहीं रहे तो भी अयोग्यता हो जाएगी। इसी के साथ यदि विकृतचित है, पागलपन, जिसको न्यायालय द्वारा स्थापित किया जा चुका हो, साथ ही दिवालिया हो जाना, या फिर समय के भीतर अपने चुनाव के खर्च का लेखा जोखा आप भारत के निर्वाचन आयोग में जमा नहीं करा पा रहे हैं। 30 दिन का वक्त मिलता है निर्वाचन का जो परिणाम है उसके आ जाने के बाद। इसके साथ ही यदि विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने के लिए कोई कारावास दिया जाता है या फिर सिर्फ सजा कर दी जाती है, या कोई सामाजिक अपराध जैसे अस्पृश्यता, दहेज या सती जैसे अपराधों में यदि किसी को अपराधी साबित कर दिया जाता है न्यायालय के अंदर तो भी अपात्रता है। साथ ही दल बदल विरोधी कानून, यदि कोई जो विधायक हैं या विधान परिषद के भी यदि सदस्य हैं वो अपनी मूल पार्टी छोड़कर, मूल राजनीतिक दल छोड़कर किसी और राजनीतिक दल में जाते हैं विधायक रहते हुए, तो उनकी सदस्य विधायक की चली जाएगी। और भी कुछ शर्तें अलग से देख लेंगे, पर दल बदल विरोधी कानून को आप जरूर याद रखें। साथ ही जो सबसे ज्यादा इस वक्त महत्वपूर्ण विषय है वो है आपराधिक मामले में दोषी ठहराया जाना। किसी भी आपराधिक मामले में यदि दोषी ठहराया जाता है और साथ में 2 वर्ष या उससे ज्यादा का कारावास किया जाता है तो फिर अयोग्यता हो जाएगी, जो सदस्यता है वो चली जाएगी, और साथ ही आगे चुनाव लड़ने पर भी 6 साल की पाबंदी और लग जाएगी। तो 6 साल अयोग्यता और रहेगी सजा पूरी कर लेने के बाद। जब हम लोकसभा पढ़ रहे थे तो हमने राहुल गांधी जी का उदाहरण लिया था। अब जब हम विधानसभा पढ़ रहे हैं तो फिर इसके भी राज्यों से कुछ उदाहरण आपको मिल सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की जो रामपुर सदर सीट है उससे विधायक चुने जाते हैं इसी पिछले इलेक्शन में मोहम्मद आजम खान साहब, लेकिन उनको किसी पुराने मामले में समुदायों के बीच में दुश्मनी फैलाने का कुछ भाषण उन्होंने दिया और उसके आधार पर न्यायालय से उन्हें 3 वर्ष का कारावास हो गया। तो जैसे ही 3 वर्ष का कारावास होता है तो साथ ही अयोग्यता साबित हो जाती है और फिर उनको अयोग्य कर दिया जाता है, उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी जाती है। तो ऐसे उदाहरणों से हम समझ सकते हैं कि यह कानून राज्यों की विधानसभाओं और विधान परिषद पर भी लागू होता है। और हम ये जानते हैं कि यह भी संवैधानिक शर्त नहीं है बल्कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 से ही उपजी एक व्यवस्था है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) से यह व्यवस्था उपजती है। हमने लोकसभा के वक्त इसको डिटेल में पढ़ा था। आगे देखते हैं तो विधान परिषद की तरफ आते हैं। अब विधान परिषद बड़ा रोचक है। सबसे पहले इसका संगठनात्मक ढांचा जानना। किसी भी राज्य में विधान परिषद की सदस्यता की बात करें तो इसमें भी अधिकतम और न्यूनतम सीटों की प्रणाली रखी गई है। अगर सबसे पहले न्यूनतम की बात करें तो 40 से कम कहीं पर भी किसी विधानसभा में सदस्य नहीं होंगे। न्यूनतम 40 तो होने ही चाहिए,
परंतु अधिकतम की बात करें तो बड़ा रोचक यह है कि किसी भी विधान परिषद की जो अधिकतम सदस्यों की सीमा है यह निर्भर करती है खुद विधानसभा की सदस्यता के ऊपर। तो कानून यह कहता है, संविधान यह कहता है कि किसी भी राज्य की विधान परिषद की जो अधिकतम सदस्यता हो सकती है वो राज्य की विधानसभा के 1/3 तक हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं होगी। मतलब अगर हम अधिकतम सदस्यता की बात करें, यह जो सदन है कितना बड़ा होगा, यह 1/3 ही होगा उस राज्य की विधानसभा के अनुपात में। मतलब कि अगर मैं यूं कहूं कि किसी राज्य में उदाहरण के तौर पर मान लीजिए 300 सदस्यों की विधानसभा है, तो विधान परिषद अगर 1/3 निकालें तो अधिकतम सिर्फ 100 सदस्य हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगे। मैं फिर से दोहराता हूं कि किसी भी राज्य की विधान परिषद की अधिकतम सदस्यता यह निर्भर करती है विधानसभा की सदस्यता के ऊपर। 1/3 से ज्यादा नहीं होगी और 40 से कम नहीं होगी। तो अब हम संख्या बल को याद कर लें। तो हमने बात की है संविधान के अनुसार किसी विधानसभा में 500 से ज्यादा और 60 से कम विधायक नहीं होंगे। और साथ ही विधान परिषद की बात करें तो 1/3 किसके, विधानसभा की सदस्य के 1/3 से ज्यादा नहीं होंगे विधान परिषद में, और कम से कम 40 तो होने चाहिए, इससे नीचे बात नहीं बनेगी। अब आते हैं उससे भी रोचक चीज कि इनका संगठन या संयोजन किस प्रकार से है। जैसे राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा में तो राज्यों से चुनकर राज्यों के प्रतिनिधि राज्यसभा पहुंच जाते हैं, परंतु राज्यों के नीचे देखें तो कोई संघीय इकाई नहीं है हमारे पास। राज्यों को हम संघीय इकाई के तौर पर जानते हैं, केंद्र को संघीय इकाई के तौर पर जानते हैं, परंतु याद रखें राज्यों के नीचे जिले, जो जिला लेवल का हमारा संस्था है या व्यवस्था है राज शासन की, यह हमारी संघात्मक इकाई नहीं है, यह सीधे तौर पर राज्य के अंतर्गत ही आते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि जिलों से लोग चुनकर पहुंच जाएंगे और विधान परिषद बना लेंगे, ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो फिर क्या व्यवस्था रखी गई इन राज्यों में, अलग अलग निकायों द्वारा या अलग अलग निर्वाचन मंडलों द्वारा इनको चुना जाता है। तो इसमें याद रखेंगे जो भी सदस्यता है अधिकतम राज्य की विधान परिषद की, उसके 1/3 सदस्य चुने जाएंगे राज्य के स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा। स्थानीय निकायों की बात करें तो राज्य में म्युनिसिपैलिटी और साथ में जो पंचायती राज सिस्टम चल रहा है उनके सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे। वो मताधिकार द्वारा चुनेंगे किसी भी विधान परिषद के 1/3 सदस्यों को, और अगले 1/3 चुने जाएंगे राज्य के विधायकों द्वारा। तो विधायक मतलब आमतौर पर आपस में नहीं चुनेंगे, लेकिन विधायकों को मताधिकार है, विधायक अपना मताधिकार इस्तेमाल करेंगे और जो 1/3 सदस्य हैं किसी भी विधान परिषद के उनको चुन लेंगे। और आगे देखें तो 1/12 हिस्सा आएगा जो लोग चुनेंगे, एक निर्वाचन मंडल के तौर पर आप समझ लें कि 1/12 लोगों को चुनेंगे राज्य के स्थायी निवासी जिनके पास स्नातक की डिग्री है और उस डिग्री को कम से कम 3 साल हो चुके हैं। मैं दोहराता हूं, राज्य के स्थायी निवासी जिनके पास स्नातक की डिग्री है और उस स्नातक की डिग्री किए हुए 3 वर्ष गुजर चुके हैं। ऐसा नहीं कि आज डिग्री की और कल मताधिकार प्राप्त हो गया राज्य की विधान परिषद के अंदर। तो 1/12 हिस्सा जो आएगा किसी भी राज्य की विधान परिषद का, वो आएगा राज्य के स्थायी निवासी जो स्नातक कर चुके हैं और उनकी डिग्री को 3 साल हो चुके हैं। अब आगे देखें तो 1/12 हिस्सा और आता है जो चुनेंगे माध्यमिक स्तर के शिक्षक, और उनके पास भी शिक्षक के रूप में 3 साल का अनुभव होना चाहिए। मतलब राज्य के अंदर स्थायी निवासी तो हैं ही, साथ में वो शिक्षक के तौर पर हैं, कम से कम माध्यमिक स्तर या उससे ऊपर पढ़ाते हैं, 3 साल उनको पढ़ाते हुए हो चुके हैं। तो बाकी का जो 1/12 हिस्सा है उनके ऊपर मताधिकार का इस्तेमाल करके लोगों को चुनने का काम शिक्षक करेंगे। और फिर पीछे जो बचता है वो राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। अब गणितीय अगर संबंध में हम जाएं तो 1/6 हिस्सा बनता है। तो प्रश्नोत्तरी में यदि आपसे वो 1/6 पूछ लें या पूछ लें कि शेष बचे राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं, तो दोनों ही कथन सही होंगे। अब इसको याद करना कई बार मुश्किल सा लगता है कि भाई इतने सारे लोग, अलग से निर्वाचन मंडल, मताधिकार का इस्तेमाल याद कैसे करें, प्रारंभिकी में कैसे देखें। तो इतना मुश्किल भी नहीं है। अभी तक हमें अगर संख्या के आधार पर हम देखें तो 1/3 का जिक्र मिलता है और 1/12 का जिक्र मिलता है। अब 1/3 आप यूं समझ लें कि ये नेतागण चुन रहे हैं,
नेताओं की पुनरावृत्ति या अभिव्यक्ति हो रही है। कैसे हो रही है? क्योंकि या तो स्थानीय निकाय वाले जो लोग हैं वो मताधिकार कर रहे हैं, अब वो चाहे म्यूनसिपैलिटी के हों या पंचायत के। भाई हम अपने गांव में नज़र डालें तो जो हमारे ग्राम प्रधान हैं, पंचायत के मेंबर हैं, ये क्या किसी नेता से कम है? ये तो खुद अपने आप को एमएलए से कम नहीं समझते हैं। तो एक हम समझ लेंगे कि नेताओं के तौर पर, तो उसमें कौन कौन है? या तो विधायक साहब हैं, ये मताधिकार कर रहे हैं, या फिर स्थानीय निकाय वाले। तो नेताओं के तौर पर 1/3, 1/3 आप याद कर लें। और फिर 1/12 संख्या जो हमें मिलती है, ये हमें शिक्षा के क्षेत्र से मिल रही है। क्यों? शिक्षा में मुख्य तौर पर दो ही तो हैं, या तो हैं विद्यार्थी या फिर हैं शिक्षक। तो आप स्नातकों को, जिनको 3 साल हो चुके हैं स्नातक की डिग्री, उसको आप विद्यार्थी समझ लें, और फिर साथ में शिक्षक जो माध्यमिक स्तर से ऊपर पढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके का कुछ हम बनाकर याद कर सकते हैं कि कहां कहां से अभिव्यक्ति की जा रही है या लोगों को चयनित किया जा रहा है विधान परिषद के अंदर, और शेष बचे 1/6 तो राज्यपाल मनोनीत कर ही रहे हैं। तो इस आधार पर प्रारंभिकी के लिए ये संगठन जरूर तैयार करना है। अब आते हैं आगे, तो किस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, बस एक प्रश्न के आधार पर देख लेते हैं। देखिए, कई राज्य स्तर पर ये प्रश्न पूछा जाता है। जैसे एक तो संगठन के आधार पर कि संयोजन कैसे कर रहे हैं, कितने लोग कहाँ से चुने जा रहे हैं, कौन लोग मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरा कि किन राज्यों में विधान परिषद है या नहीं। बड़े मुख्य रूप से राज्य स्तर की परीक्षाओं में इस तरह का प्रश्न पूछा ही जाता रहा है। तो जैसे एक प्रश्न उदाहरण के तौर पर कि इनमें से कौन सा निकाय किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव में भाग नहीं लेता है, वो हमने पकड़ना है। तो राज्य की विधानसभाएं, ये तो विधान परिषद की चुनाव में भाग ले ही रही हैं। राज्य की नगर पालिकाएं, इन्होंने स्थानीय निकाय पूरा नहीं डाला, नगर पालिकाएं डाल दिया, तो हाँ जी, ये भी प्रतिभाग लेते हैं। और साथ ही राज्य की लोकसभा के सांसद। अब यहीं पर हमारे प्रश्न का उत्तर बन जाएगा, क्योंकि हमने कहीं पे भी लोकसभा के सांसद, नेताओं की बात की थी, तो याद कीजिए हमने सिर्फ विधायकों और स्थानीय निकाय वाले नेताओं की बात की है, सांसदों की नहीं। तो सांसद इसमें प्रतिभाग नहीं लेते हैं। तो जो पहले फार्मूला हमने बनाया था, उसकी तर्ज पर प्रारंभिकी का प्रश्न हम आसानी से उत्तर दे पाएंगे। आगे चलते हैं और समझते हैं अब विधान परिषद का उन्मूलन और निर्माण। किसी भी राज्य में यह बनाई कैसे जा सकती है और कैसे हटाया जा सकता है इसको। यह तथ्य भी अपने आप में रोचक है कि संविधान जब संवैधानिक संस्थाओं की बात करता है, उसके प्रावधान लिखता है, तो कहीं पर भी आपको ऐसा देखने को नहीं मिलता है कि किसी प्रक्रिया द्वारा किसी संवैधानिक संस्था को आप हटा सकें या फिर से बना सकें। जैसे हमने देखा है, चाहे वो राष्ट्रपति का कार्यालय हो, संसद हो, या इसके आगे हम पंचायतें या फिर सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय सब देखेंगे, तो ये संविधान में दर्ज हैं और ये हमेशा रहेंगे। इनको हटा देने की कोई व्यवस्था आम तौर पर संविधान में नहीं मिलती है। तो इन संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त कर देने की कोई प्रक्रिया संविधान में दर्ज नहीं की गई है। परंतु रोचक यह है कि विधान परिषद के लिए एक रास्ता दिया गया है, और उस रास्ते में दोनों शामिल हैं, राज्य की विधानसभा भी और भारतीय संसद भी। तो इन दोनों के संयोग से या प्रयोग से विधान परिषद को राज्यों में बनाया भी जा सकता है और हटाया भी जा सकता है। इतिहास में बनाई भी गई हैं, हटाई भी गई हैं। अब देख लेते हैं व्यवस्था क्या है। सबसे पहले अनुच्छेद 169 आप याद रखेंगे, जिसमें यह शक्ति और इसकी प्रणाली दोनों दर्ज की गई हैं। तो सिंपल समझ लेते हैं, राज्य से यह प्रक्रिया शुरू होगी। बिना राज्य की विधानसभा के यह प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकती है। संसद अकेले दम पर यह काम नहीं कर सकती है। तो प्रक्रिया सिंपल तौर पर यूं है कि राज्य की विधानसभा सबसे पहले जो भी वो चाहती है उसके संदर्भ में एक प्रस्ताव पारित करेगी विशेष बहुमत के साथ। मतलब के विशेष बहुमत यहां पर है 2/3 जो भी उसके सदस्य उस वक्त उपस्थित हैं और मताधिकार कर रहे हैं, और साथ में 50% से अधिक जो भी कुल संख्या बल है उस विधानसभा का, उसके 50% से अधिक यदि यह विशेष बहुमत के साथ, इस विशेष बहुमत के साथ प्रस्ताव को पारित किया जाता है। अब ये दोनों के लिए एक ही है। मतलब मान लीजिए किसी राज्य के पास विधान परिषद नहीं है, वो बनाना चाहता है, और किसी राज्य के पास विधान परिषद है, वो हटाना चाहता है। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश के पास विधान परिषद है, अब वो चाहते हैं कि हटा दी जाए, हमें कोई जरूरत नहीं इसकी। तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा को विशेष बहुमत से यह प्रस्ताव पारित करना होगा कि हम हटाना चाहते हैं। अब ये विशेष बहुमत जरूर याद रखेंगे, 2/3
सदस्य विधानसभा के जो उस वक्त विधानसभा में उपस्थित हैं और मताधिकार भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ विधानसभा की कुल सदस्यता का 50% से ज्यादा यह विशेष बहुमत यदि इस प्रस्ताव को प्राप्त हो जाता है और यह प्रस्ताव राज्य की विधानसभा से पारित हो जाता है, तो अब यह प्रस्ताव संसद के पास भेजा जाएगा और फिर संसद विधि के निर्माण द्वारा, विधि के अधिनियमन द्वारा उस विधान परिषद को या तो हटा देगी या बना देगी। हम उत्तर प्रदेश का उदाहरण कर रहे हैं तो हटा दिया जाएगा। और कोई और राज्य यदि बनाना चाहता है तो जैसे ही विधानसभा ये प्रस्ताव पास करके भेजती है और संसद यदि अधिनियमित करती है उस विधि को, तो फिर वहां पर विधान परिषद बना दी जाएगी। अब इसमें यह याद रखें कि फिर संसद को कौन सा बहुमत चाहिए। अब यह याद रखें कि संसद में जब यह विधि पारित की जाएगी तो यह तो साधारण अधिनियम होगा, तो फिर साधारण विधेयक को पास करने के लिए साधारण बहुमत चाहिए। परंतु यह भी याद रखें कि जो राज्य का यह प्रस्ताव है यह संसद के ऊपर बाध्यकारी नहीं है। संसद की अपनी मर्जी है कि वह चाहें तो ऐसे विधि को वो अधिनियमित करें या फिर ना अधिनियमित करें। भाई लोकसभा राज्यसभा में अगर मताधिकार उसके खिलाफ हो गया, उसके विरुद्ध हो गया, तो कैसे ही इस विधि को निर्मित किया जा सकता है। तो संसद के ऊपर बाध्यकारी नहीं है। तो बस इतना हम याद रखेंगे कि 169 और इसमें शक्ति वैसे संसद के पास है, परंतु यह प्रक्रिया राज्य की विधानसभा के विशेष बहुमत वाले प्रस्ताव से ही शुरू हो सकती है। और आगे देखते हैं तो जो हमने बात की कि बाध्य तो नहीं है, कार्यकाल भी समझ लेते हैं। तो राज्यसभा की तर्ज पर ही विधान परिषद भी कभी भंग नहीं की जाती है। तो उसका जो हम एक सदन के तौर पर देखें, कोई कार्यकाल नहीं है, अनिश्चित समय के लिए इसका कार्यकाल है, परंतु सदस्यों का कार्यकाल होता है ठीक जैसे राज्यसभा में था। 6 साल के लिए चुने जाते हैं, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है, परंतु हर 2 साल पर 1/3 सदस्य वो सेवानिवृत्त कर दिए जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्यों को चुन लिया जाता है। और इसी की पुनरावृत्ति होती रहती है और साथ में विधान परिषद हमेशा के लिए अपना कार्य करती रहती है। आगे चलते हैं और राज्य में विधेयकों का पारित होना देखते हैं। अब इस पे हमारे देखिए 2 मोटे काम बचे हैं। तो एक तो शायद प्रारंभिकी में इस तरह का कोई प्रश्न आ जाए, और दूसरा इस सारी प्रक्रिया को समझने के बाद, सारी प्रक्रिया मतलब जब राज्य के अंदर विधेयक पारित किए जाते हैं, जब बिलों को पास किया जाता है, और खासकर उन राज्यों में जहां पर विधानसभा और विधान परिषद है, तो विधान परिषद की क्या शक्तियां हैं विधेयकों के मामले में। और जब हम देखेंगे कि शक्तिहीन है तो फिर हम दूसरा मुख्य लिखित परीक्षा के लिए एक प्रश्न तैयार करेंगे कि क्या संवैधानिक स्थिति है विधान परिषदों की जिन राज्यों में वो हैं, होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो आते हैं सबसे पहले राज्यों के अंदर विधेयकों का पारित होना। थोड़ा लोकसभा राज्यसभा याद कर लें तो आपको शायद याद होगा कि राज्यसभा को चाहे कुछ मामलों में शक्तियां कम प्राप्त हैं, जैसे धन विधेयक के मामले में, परंतु इससे इतर देखें तो साधारण विधेयक या वित्तीय विधेयक या फिर संविधान संशोधन विधेयक में तो राज्यसभा को पूरी शक्तियां प्राप्त हैं। अगर वो कानून को पास नहीं करेंगी तो फिर गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, और संविधान संशोधन नियम तो राज्यसभा के पारित किए बिना कभी पास ही नहीं होगा, वो खत्म हो जाएगा। परंतु जब इस सापेक्ष में हम विधान परिषद की स्थिति देखते हैं, मतलब हम तुलनात्मक अध्ययन यदि करें राज्य की विधान परिषद और जो केंद्र के अंदर राज्यसभा है, तो फिर राज्यसभा के आगे शक्तियों के मामले में राज्यों की विधान परिषद कहीं नहीं टिकती हैं। अब उसको समझने के लिए देख लेते हैं शक्तियां क्या हैं, खासकर विधेयकों के मामले में। तो सबसे पहले याद रखें कि 3 ही तरह के विधेयक राज्यों की विधानमंडल में आ सकते हैं, वो है साधारण विधेयक, धन विधेयक और वित्तीय विधेयक। भाई संविधान संशोधन जो विधेयक हैं ये राज्यों से कभी शुरू हो ही नहीं सकते हैं, ये हमेशा संसद से शुरू होते हैं। आगे देखते हैं तो विधान परिषद में धन और वित्तीय विधेयक जो हैं वो पेश ही नहीं किए जा सकते हैं, ये सिर्फ विधानसभा से शुरू हो सकते हैं। तो जो शुरू हो सकता है विधान परिषद से वह सिर्फ एक प्रकार का विधेयक है, वह है साधारण विधेयक। अब स्थिति कुछ यूं है कि यदि एक साधारण विधेयक विधान परिषद से, एक साधारण विधेयक विधान परिषद से शुरू होता है और पारित होने के बाद विधानसभा जाता है। अब विधानसभा यदि उस विधेयक को खारिज कर दे, विधानसभा उस बिल को फेल कर दे, तो उस सूरत में वह विधेयक वहीं समाप्त हो जाता है, कोई गतिरोध नहीं है। मतलब विधान परिषद यदि किसी साधारण विधेयक को पास भी कर रही है तो विधानसभा की असीम शक्तियां हैं, यदि वो बिल को फेल कर दें, विधेयक को फेल कर दें, तो बिल वहीं समाप्त हो जाएगा,
कोई गतिरोध नहीं उत्पन्न होगा। अब आते हैं दूसरी तरफ। अच्छा, इस पर मैं यह बता दूं आपको कि जब हम बात करें वित्तीय विधेयकों की, तो स्थिति बिल्कुल वैसी है जैसी हमने केंद्र में देखी थी या संसद में देखी थी। मतलब जो धन विधेयक हैं वो सिर्फ लोकसभा से शुरू होते हैं और राज्यसभा को 14 दिन दिए जाते हैं। मैं सांकेतिक रूप में बात कर रहा हूँ, संसद वाला मैं कक्षा उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आई थी और अब तक याद भी है। तो ऐसे ही राज्यों के विधानमंडल में धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ विधानसभा से ही शुरुआत की जा सकती है उनकी, और विधान परिषद को मात्र 14 दिन का वक्त है। और 14 दिन में उस पर कोई निर्णय लिया गया, नहीं लिया गया, फेल हो गया या कुछ भी और जैसे उन्होंने कोई संशोधन बता दिया, तो इन सब में विधान परिषद के पास कोई शक्ति नहीं है। विधानसभा के पास ही सारी शक्तियां हैं, जैसे केंद्र में या संसद में लोकसभा के पास थी। अब वापस आते हैं इस बात के ऊपर कि साधारण विधेयक यदि विधानसभा से शुरुआत होती है, विधानसभा में उसको प्रस्तुत और पारित किया जाता है और फिर वह पहुंचता है विधान परिषद के पास, तो स्थिति क्या होगी? यह अंतिम स्थिति हमारे पास बचती है। अब इसमें हम देखते हैं, या तो विधान परिषद भी बिल को पारित कर देगा। अब विधान परिषद जैसे ही विधेयक को पारित करता है फिर तो वो गवर्नर के पास जाएगा। तो यहां तो स्थिति कोई ऐसा गतिरोध नहीं देखने को मिल रहा है, स्थिति जो है स्पष्ट है। अब आगे देखें, विधान परिषद खासकर परेशानी कहां आती है? यदि विधान परिषद उस विधेयक को खारिज कर दे या 3 महीने तक उस पर कोई कार्रवाई ना करे, दो स्थितियों की बात करें, या तो विधान परिषद में वह विधेयक फेल हो गया, वह पास नहीं हो सका, उसके खिलाफ मत ज्यादा पड़ गए हैं, या फिर 3 महीनों तक उस साधारण विधेयक के ऊपर कोई अंतिम निर्णय विधान परिषद ने लिया ही नहीं, ना उसको पास किया ना उसको फेल किया। तो अब इन दो स्थितियों में जो विधेयक है यह वापस विधानसभा भेजा जाएगा। अब यदि विधानसभा दोबारा से उस विधेयक को पास कर दे, इस सूरत में विधानसभा को दोबारा उस विधेयक को पास करना होगा। तो जैसे ही दोबारा पास होके विधान परिषद वह विधेयक आएगा, तो अब विधान परिषद को 1 महीने का समय और दिया जाएगा। इस 1 महीने में भी यदि वह उस बिल को पारित नहीं करते हैं तो अब उस विधेयक को पास ही समझ लिया जाएगा। अब आते हैं एक और स्थिति की तरफ। हमारी जो स्थिति है वो शुरुआती दौर से वैसी है कि एक साधारण विधेयक जो विधानसभा में प्रस्तुत हुआ और पारित होकर विधान परिषद आता है, लेकिन अब विधान परिषद उसमें कुछ संशोधनों का प्रस्ताव दे देती है कि भाई इस विधेयक में 2, 3, 5, 10 चीजें इनको संशोधित कर लीजिए, इनको हटा दीजिए, कुछ नया जोड़ लीजिए या बदल दीजिए। तो अगर संशोधन प्रस्तुत किया जाता है या संशोधन प्रस्ताव आता है विधान परिषद से साधारण विधेयक के अंदर, तो अब यह विधेयक और वो प्रस्तावित संशोधन वापस जाएंगे फिर से विधानसभा के अंदर। अब विधानसभा यदि उन संशोधनों को स्वीकार कर लेती है तो फिर उस विधेयक को संशोधित रूप में पारित माना जाएगा। अब दोबारा नहीं पूछेंगे कि ठीक है आपके संशोधन के जो प्रस्ताव थे स्वीकार हो गए, तो फिर यह संशोधित रूप में ही पारित मान लिया जाएगा। परंतु यदि राज्य की विधानसभा इन संशोधनों को अस्वीकार कर देती है तो बिल फिर से पास किया जाएगा राज्य की विधानसभा द्वारा और वापस आएगा विधान परिषद में, और 1 महीने लंबा इंतजार और किया जाएगा। यदि अभी भी विधान परिषद अपने प्रस्तावित संशोधनों पर अड़ी रहती है और विधेयक को पारित नहीं करती है, तो इस सूरत में 1 महीना गुजर जाने के बाद उस विधेयक को पारित ही समझा जाएगा, वो राज्यपाल के कार्यालय भेज दिया जाएगा। अब हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि विधान परिषद अपनी स्वतः उत्प्रेरित शक्तियों से किसी भी विधेयक को रोक नहीं सकती है। हद से हद वह सिर्फ और सिर्फ 3 और साथ में 1 और महीना, 4 महीने लंबा इंतजार करा सकती है। मैं 3 और 1 क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमने पहले देखा था पिछली स्थिति में यदि कोई साधारण विधेयक विधानसभा से पास होकर विधान परिषद आया तो 3 महीने तक यदि कोई निर्णय ना लिया जाए तो भी इंतजार किया जाता है। तो 3 महीने का वो इंतजार और फिर वापस आता है विधानसभा के पास। विधानसभा दोबारा यदि उसको पास करती है तो 1 महीने का इंतजार और करते हैं, उसके बाद पारित मान लिया जाएगा। तो 4 माह लंबा एक इंतजार हो सकता है, एक डिले हो सकता है उस विधेयक के पारित होने में। इससे ज्यादा विधान परिषद विधि के निर्माण के संबंध में और शक्तियां नहीं रखती है। तभी हमने शुरुआत में कहा था यदि हम राज्यसभा की और विधान परिषद की जो विधायी शक्तियां हैं इनका तुलनात्मक अध्ययन करें
तो विधान परिषद राज्यसभा के आगे कहीं नहीं ठहरती है। ये विधि के निर्मित होने में, अधिनियमित होने में गतिरोध नहीं उत्पन्न कर सकती है। तो एक तो ये 3 + 1 4, ये आप जरूर याद रखेंगे। और फिर आगे चलते हैं तो देखते हैं विधान परिषद की प्रासंगिकता। मतलब हम शक्तियां समझ चुके हैं, जो हम देख चुके हैं कि विधि के अधिनियमित होने पर राज्य स्तर पर उसमें विधान परिषद की कोई खास शक्तियां हैं नहीं, और सारी शक्तियां केंद्रित हैं सिर्फ और सिर्फ विधानसभा के अंदर। और आमतौर पर यही माना जाता है, यही प्रचलन है और यही सत्य सिद्ध भी है कि राज्यों के अंदर विधि उसी प्रकार निर्मित होती है जैसी विधानसभा चाहती है। और विधानसभा में भी क्योंकि बहुमत है सरकार के पास, तो जैसा सरकार चाहती है वैसे ही कानून आमतौर पर बनते रहते हैं। अब आते हैं फिर विधान परिषद की आखिर प्रासंगिकता है क्या। पहले तो सिर्फ कुछ राज्यों में है, और फिर कुछ राज्यों में होने के बावजूद यहां पर शक्ति नहीं दी गई है। तो फिर क्या ये वाकई राज्यों के पास होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसके होने ना होने पर एक बात और समझ लें। जब हमने अनुच्छेद 169 देखा था तो उसमें कोई भी वजह नहीं बताई गई है, संवैधानिक कोई शर्त नहीं है कि यदि राज्य के पास ये कोई गुण है तो उसको विधान परिषद दी जाएगी अन्यथा नहीं दी जाएगी। तो कोई भी गुण, कोई भी योग्यता नहीं है जिसके आधार पर किसी राज्य को विधान परिषद का सुख मिलेगा। अब संवैधानिक शर्त तो कोई नहीं है, परंतु फिर भी एक जो उदाहरण पेश किया जाता है या जो बात कही जाती है राज्यों की तरफ से, तो राज्य यह कहते हैं जिनके पास है कि एक तो नामों पे आप गौर करें, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या फिर कर्नाटक। तो ये राज्य दावा करते हैं कि जी एक तो हम भौगोलिक आधार पर बड़े राज्य हैं और ऊपर से हमारी जनसंख्या का विस्तार भी बहुत है, जिसमें हमारी जनसंख्या की विविधता भी बहुत है, भौगोलिक विविधता भी बहुत है। तो हमें अपने राज्यों में, राज्यों के अंदर जो विधि का अधिनियमन है, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों का, ज्यादा से ज्यादा समुदायों का या भौगोलिक स्थितियों का ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व चाहिए। अब क्योंकि विधानसभा की गिनती तो बढ़ाई नहीं जा सकती है, उस पर तो 1971 की जनगणना का आधार ही है और उसी के ऊपर रोक लगी हुई है। हमने सब पढ़ा है पहले, हमने 42वीं संवैधानिक संशोधन 1976 के जरिए यह देखा है कि 1971 की जनसंख्या को ही आधार माना जाएगा राज्यों में विधायक और सांसदों की गिनती का। तो भाई वो तो हम बढ़ा नहीं सकते हैं, तो भाई हमें विधान परिषद तो रहने दीजिए कम से कम, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आएं और विधि के अधिनियमित होने में अपना भाग ले सकें, प्रतिनिधित्व दे सकें। तो ये ऐसा कुछ बहाना बनाकर या फिर कहें ऐसी कोई वजह बताकर राज्य कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण देते हैं 2 सदनीय व्यवस्था का। परंतु यह भी याद रखें, यह कोई संवैधानिक शर्त नहीं है। अब आए इस तरफ कि विधान परिषद की फिर प्रासंगिकता क्या है। तो अगर अब 2 ही तरह की चीजें होंगी, या तो हम बात करें सकारात्मक चीजों की या नकारात्मक चीजों की, और इन दोनों के बीच में से एक मध्यम मार्ग निकालकर निष्कर्ष पर पहुंचें और विधान परिषद की प्रासंगिकता या विधान परिषद की संवैधानिक स्थिति का एक आकलन कर सकें। तो देखते हैं सबसे पहले सकारात्मक चीजें, और ये भी देखें कि क्या मूल्यवान योगदान हो सकता है विधान परिषदों का राज्य के अंदर विधि के नियमन में। अब सबसे देखें तो कानून बनाने में समाज का व्यापक प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं। भाई व्यापक प्रतिनिधित्व कैसे? हमने देखा है कि 1/3 स्थानीय निकाय वाले चुनकर भेज रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भेजेंगे जो उनकी आवाज राज्य स्तर पर पहुंचा सकें, वहां विधि के अधिनियमन में अपनी आवाज पहुंचा सकें। ऐसे ही चाहे वो विधायक भेजते हों या फिर जो स्नातक हैं वो भेजें या फिर शिक्षक भेजें, तो उम्मीद करते हैं कि पढ़े लिखे या सूझवान व्यक्तियों को ही यहां पर वो निर्वाचित करके भेजेंगे, ताकि अलग अलग इलाकों के अलग अलग समुदायों को यहां पर प्रतिनिधित्व मिल सके। अब दूसरा देखें तो बड़े राज्यों में जहां पर विधान परिषद है, वहां पर अल्पसंख्यक समूहों को भी प्रतिनिधित्व देने के लिए विधान परिषद का इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे देखें तो कानून को और अधिक लोकतांत्रिक बनाता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रतिभाग ले रहे हैं कानून बनाने की या बनने की प्रक्रिया के अंदर। अब इस पर देखें तो विशेषज्ञों को भी प्रदान कर सकता है। भाई हम जानते हैं विधान सभा में तो जो सरल निर्वाचन की प्रणाली है, उसमें सबसे ज्यादा वोट जो प्राप्त करता है वही चुन के आता है। तो आमतौर पर यह भी देखा जाता है कि किसी विषय के विशेषज्ञ नहीं, बल्कि राजनीति में माहिर, राजनीतिक गुणा भाग में माहिर वो लोग कहीं ना कहीं इस प्रतिस्पर्धा को
पार करने के बाद विधानसभा तक पहुंचते हैं। तो बहुत सारे लोग वो किसी क्षेत्र विशेष के, विषय विशेष के उसमें हम कहते हैं कि विशेषज्ञ नहीं होते हैं, तो फिर विशेषज्ञों को यहाँ पे लाया जा सकता है। जैसे हम शिक्षक की बात करें कि जो 1/12 सीटों पर शिक्षक वो मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं, तो वो किसी सेवानिवृत्त प्रोफेसर को भेजें, किसी यूनिवर्सिटी के जो कोई भी प्राध्यापक हैं, प्राचार्य हैं, उनको भेजें, ताकि पढ़े लिखे लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर प्रतिनिधित्व हो। समाज शास्त्र के विशेषज्ञों को भेजें जिनको समाज की अच्छी समझ है और वो विधि के निर्माण में अपनी सेवाओं का योगदान दें। ऐसे ही जब हम स्नातक लोगों की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ी आलोचना का विषय नहीं होता कि सिर्फ बुजुर्ग लोग ही चुने जाते हैं। तो भाई विधान परिषद में युवाओं को भेजें, छात्र नेताओं को भेजें कि ठीक है, अगर आपकी उम्र 30 साल से ऊपर हो चुकी है और आप छात्र नेता रहे हैं एक लंबे जीवन संघर्ष में, तो अब आपको हम राज्य की विधान परिषद में चुन के भेजते हैं, आप युवाओं की आवाज वहां पर उठाइए। तो इस तरह से विशेषज्ञों को प्रदान कर सकता है जो विधि के अधिनियमित होने में अपना योगदान देंगे। और इसी के साथ विशेषज्ञों को विधान परिषद के लिए चुना जाएगा, नामित किया जा सकता है और इसीलिए बेहतर कानून बनेंगे। तो ये सकारात्मक चीजें हैं। और चीजें देख लेते हैं। इन्हीं विशेषज्ञों को विधान परिषद में भी शामिल किया जा सकता है। अब हम जानते हैं कि विधायक, और हम कमोबेश बात कर रहे हैं जिस तरह की राजनीतिक व्यवस्था हमारे यहाँ पर है, तो ज़्यादातर विधानसभा में हमने जो अभी बात की थी कि जो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है वो इस प्रकार से है कि सबसे ज़्यादा वोट लेने वाला, मत लेने वाला वहाँ पहुँचता है। तो कई बार विशेषज्ञ, क्योंकि वो राजनीति में परिपूर्ण नहीं है या राजनीतिक गुणाभाग में उतने उत्तीर्ण नहीं है, तो वहाँ पर चुने जाने की संभावनाएं थोड़ी कम हो जाती हैं। तो फिर यहाँ पर उनको लाया जाए, भिन्न भिन्न रूपों से लाया जाए और फिर मंत्री परिषद में उनको ले आए। जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि समाजशास्त्र के किसी प्राध्यापक को आप यहाँ पर भेज दें, तो समाजशास्त्र के साथ साथ हम अर्थशास्त्र के भी किसी बड़े प्रोफेसर को यहाँ पर ला सकते हैं और फिर राज्य के वित्त मंत्री का पद उनको दिया जा सकता है। क्योंकि व्यवस्था यह है कि मंत्री पद हासिल करने के लिए आपको विधायक या विधायक परिषद का, विधान परिषद का सदस्य होना जरूरी है। तो यहां से हम विशेषज्ञों को मंत्री परिषद में शामिल कर सकते हैं, जिससे ना सिर्फ विधि का अधिनियमन बेहतर होगा बल्कि सरकार की जो निर्णय लेने की क्षमता है भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, वह भी बेहतर होती चली जाएगी। और इसी के साथ यह जल्दबाजी, लापरवाही, बिना सोचे समझे कानूनों की जांच कर सकता है। भाई कम से कम यह संशोधन तो प्रस्तावित कर ही सकते हैं, और यदि हमारी विधानसभा में समझदार लोग हैं तो जो भी यथोचित युक्ति योग्य जितने भी संशोधन है उनको स्वीकार करें, कानून बनाने में और बेहतरी की तरफ बढ़े। फिर आगे आते हैं, हालांकि ये सीमित है लेकिन मंत्री परिषद पर एक लोकतांत्रिक नियंत्रण तो रखता है। यहाँ पर प्रश्नकाल होते हैं, शून्यकाल होते हैं, फिर बहुत सारा वाद विवाद होता है। तो मंत्रियों को अपने कार्यकलापों के लिए उत्तरदायी बनाने का भी काम करता है। आगे देखें तो राज्यपाल द्वारा जो प्रख्यापित अध्यादेश हैं उनके अनुमोदन में भी भूमिका होती है। हम जानते हैं कि जैसे अनुच्छेद 1, 2, 3 में राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, ऐसे ही अनुच्छेद 213 में राज्य के राज्यपालों के पास भी शक्ति होती है कि मंत्रिपरिषद के सुझाव पर वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। परंतु हमें याद है कि जैसे ही सत्र दोबारा से मिलते हैं, आह्वान किया जाता है, तो 6 हफ्तों के भीतर भीतर जो हमारे विधायिका है इसके सदनों से भी पारित कराना होता है। तो यहाँ पर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। राज्यपालों द्वारा जो भी प्रख्यापित अध्यादेश हैं उनकी आलोचना भी यहाँ पर की जा सकती है। और आगे देखें तो फिर हम ये जरूर जानते हैं कि विधान परिषद के पास हम इतनी सारी सकारात्मक बात तो कर रहे हैं, परंतु असल में शक्तियां काफी कम हैं। अब यह तो एक संवैधानिक स्थिति हो सकती थी, संवैधानिक महत्व हो सकता था, जिसको असल रूप में स्थापित नहीं कर पाए हैं राज्य। तो फिर परेशानियां क्या हैं या फिर नकारात्मक व्यवस्था क्या है? तो एक तो ये कि शक्तियां बहुत कम हैं और किसी भी विधेयक को स्वतः उत्प्रेरित शक्तियों से रोक या बदल नहीं सकती है विधान परिषद। कोई गतिरोध नहीं है। कम से कम राज्यसभा गतिरोध तो उत्पन्न कर सकती है धन विधेयक को छोड़कर, बाकी विधेयकों के मामले में। आगे देखें तो विधान परिषद के चुनाव अत्यधिक राजनीतिक हैं। जैसे हम बात तो कर रहे थे कि स्थानीय निकायों के लोग वोट डालेंगे या फिर राज्य के स्नातक, शिक्षक
मताधिकार रखते हैं, परंतु इसके बावजूद राजनीतिक पार्टियों की गहरी पैठ है इस निर्वाचन प्रणाली के अंदर, और यह सब राजनीतिक लाइन पर ही लड़े जाने वाले चुनाव हैं। राजनीतिक लोग ही आते हैं इसके अंदर। और इससे भी बुरी बात यह है कि ये जो राज्यों की विधान परिषद है, ये कहीं ना कहीं पराजित, अलोकप्रिय या सेवानिवृत्त राजनेताओं का विश्राम गृह बनती चली जा रही है। आम जुबान में कहूं तो कोई बड़े नेता है, उनका टिकट कट गया, किस बार उनको विधायकी का टिकट नहीं मिल पाया है, अब वो रूठ कर कहीं किसी और पार्टी में ना जाएं या पार्टी को नुकसान ना पहुंचाएं, तो उनसे यह वादा कर लिया जाता है कि जी आप इस बार शांत रहिए, आपको, आपके बेटे को, आपकी बहू को हम विधान परिषद का सदस्य बना देंगे। तो कई बार यह भी देखा जाता है कि एक विश्राम गृह बनता चला जा रहा है जितने भी अलोकप्रिय नेता हैं, या फिर कई बार ताकतवर नेताओं के सगे संबंधियों के लिए। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर बाकी राज्यों की भी बात करें, क्यों एक ही राज्य को बदनाम करना है। तो बाकी राज्यों में देखा गया है कि कोई कद्दावर नेता है, खुद विधायक हैं या मंत्री महोदय हैं, तो अपने ही परिवार के बहुत सारे लोगों को या कम से कम कुछ लोगों को विधान परिषद में भी एडजस्ट करते चलते हैं। हाँ भाई कि तुम्हारी उम्र हो गई, चलो तुम तब तक राजनीति भी चमकाते रहो, थोड़ा विधान परिषद में भी चले जाइए। तो विश्राम गृह के तौर पर बनते चले जा रहे हैं। लेके आने थे हमें सूझवान व्यक्ति, आ रहे हैं विश्राम करने के लिए लोग। आगे देखें तो इसकी वजह से एक और घटना घटती है, जब मंत्री परिषद में पिछले दरवाजे से प्रवेश के रूप में विधान परिषद काम करने लग जाता है। जैसे मान लीजिए कई बार कोई अलोकप्रिय नेता है, अब वो विधायकी का चुनाव नहीं जीत पाता है, तो उसको विधान परिषद के रास्ते मंत्रिमंडल में ले आते हैं। या फिर कई बार अलोकप्रिय ना भी हों, लोकप्रिय नेता भी सीधे विधायक के तौर पर इलेक्शन नहीं भी लड़ पाते हैं किसी भी वजह से, तो फिर वापस वो विधान परिषद के रास्ते आसानी से मंत्री परिषद पर काबिज हो जाते हैं। और कई बार तो मंत्री परिषद के मुख्य के रूप में भी। जैसे सिर्फ उदाहरण के तौर पर हम बात कर रहे हैं, जैसे अखिलेश यादव साहब जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं तो इनको भी विधानसभा के ही रास्ते लाया गया था। या फिर योगी आदित्यनाथ, मैं 2022 की बात नहीं कर रहा हूँ, 2022 में तो योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर शहरी जो निर्वाचन क्षेत्र है वहां से विधायकी का चुनाव जीतकर इस बार मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन अगर हम 2017 की बात करें तो क्योंकि इन्होंने अपनी सांसदी छोड़ी थी, तो सांसदी जब छोड़ी थी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के लिए, तो फिर इनको विधायकी का चुनाव नहीं लड़वाया गया था, इनको विधान परिषद के जरिए ही मुख्यमंत्री बना दिया गया था। या फिर महाराष्ट्र में जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं तो याद रखें इन्होंने विधायकी का चुनाव नहीं लड़ा था, वरन चुनाव के नतीजे आ जाने के बाद विधान परिषद के जरिए ही इनकी मुख्यमंत्री की सीट को सुरक्षित किया गया। अच्छा, मैं जब ये उदाहरण दे रहा हूं तो मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि ये अलोकप्रिय नेता हैं, और चाहे वो अखिलेश यादव साहब हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, और इन्होंने अपना जो राजनीतिक दमखम है वो विधायकी से या मुख्यमंत्री से पहले ये स्थापित कर चुके थे। अखिलेश यादव की बात करें तो वो 2 बार के सांसद रह चुके थे, और अखिलेश यादव के बाद अगर योगी आदित्यनाथ जी की बात करें तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने से पहले ये 5 बार सांसद रह चुके हैं लोकसभा के अंदर। तो ऐसा नहीं कि निर्वाचन का या फिर जो निर्वाचन प्रणाली है उनका कोई अनुभव नहीं है, लंबा अनुभव था। सिर्फ मौके की बात है कि उस वक्त विधायक नहीं हो पाए तो विधान परिषद से ले आए। इनके साथ साथ कुछ अलोकप्रिय नेताओं को भी या हारे हुए नेताओं को भी विधान परिषद के अंदर लाया जाता है ताकि मंत्री परिषद तक का सफर उनका आसान कर दिया जाए। अब आगे देखें तो राज्यसभा की द्वारा अब जब हम देखते हैं कि इतनी सारी कमियां हैं इनके अंदर, कमियां तो गिनी चुके हैं बहुत सारी, सारा का सारा जो विधेयक को पारित करने की प्रणाली उसमें देखा कोई शक्ति नहीं है, तो फिर यह राज्यसभा की तरह दूसरा सदन नहीं है, बल्कि यह द्वितीय कक्ष या फिर महंगी सजावटी विलासिता सा, मतलब ऐसे शब्द कई बार आलोचक इस्तेमाल करते हैं कि महंगी सजावटी विलासिता है। भाई जब इतनी शक्तियां इनके पास नहीं है और जो इसका संवैधानिक महत्व हो सकता था वह भी परिणीति पर नहीं पहुंच रहा है राज्यों के अंदर, तो फिर क्यों इस सदन के ऊपर इतना खर्चा किया जा रहा है? इतने सारे सदस्य, उनकी तनख्वाहें, फिर उनको जो बहुत सारा आपने स्टाफ दिया हुआ है, खुद सदन को चलाने के लिए इतने खर्चे हैं, तो फिर क्यों ये एक बुद्धिमत्तापूर्ण खर्चा नहीं है? तो आप क्यों इन सजावटी चीज़ों को रखे हुए हैं जिन राज्यों में ज़रूरत नहीं है वहाँ पर हटा दिया जाए। अब आते हैं कि फिर सरकारी खजाने पर अनावश्यक बोझ है, वही जो हमने सजावटी बात की है, और खुद इसका अस्तित्व, जो विधान परिषद का अस्तित्व है, यह विधानसभा और संसद पर निर्भर करता है। वो चाहे तो रखें, वो चाहे तो हटा दें। और आगे देखें तो संविधान खुद
विधान परिषद को रखने या ना रखने का विकल्प प्रदान करता है। इसीलिए हम सलाह क्या देते हैं, तो देखिए, हम वैसे भी आज उस दौर में जी रहे हैं जहां ऐसे अंग्रेजी के बड़े अच्छे अच्छे नारे हमें सुनाए जाते हैं कि मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट। जो हमारे संगठन हैं ये सीमित होंगे, लेकिन जो यह काम कर रहे हैं वो असीमित होंगे, ज्यादा से ज्यादा काम कराया जाएगा। तो ऐसे एक दौर के अंदर हम, अगर कोई ऐसी संस्था है जो हमें परिणाम नहीं दे पा रही है, जो उनका संवैधानिक मूल्य होना चाहिए था वह प्रदत्त नहीं कर पा रही है, और हमारे पास यह संवैधानिक रास्ता भी है कि उनको हटा दिया जाए, तो फिर हटा देना ही लाजमी है। मैं सिर्फ इस यथोचित स्थान पर आपको लाना चाहता हूं कि यदि किसी राज्य में विधान परिषद, जो हमने सकारात्मक बिंदु किए थे, उन मूल्यों पर काम कर रही है तो बहुत अच्छा, इसको रखें। लोगों को प्रतिनिधित्व तो मिल ही रहा है, लेकिन वो प्रतिनिधित्व असल होना चाहिए। लेकिन यदि वो सारे काम नहीं हो रहे हैं और सिर्फ नकारात्मक बिंदु ही आप देखते हैं राज्य के अंदर, फिर कोई बुद्धिमत्ता नहीं है ऐसे सदन को रखने में, ऐसे सदन को फिर हटा देना चाहिए। तो हम जिस बैलेंस अप्रोच की बात करते हैं हम उसके तरह चलेंगे, लेकिन बैलेंस अप्रोच होने के साथ साथ हम लकीर के फकीर नहीं होंगे कि जी संविधान में दिया हो तो रखते हैं, ऐसा नहीं करेंगे। यदि संवैधानिक मूल्यों की प्राप्ति हो रही है तो फिर, और वो भी जो राज व्यवस्था है वो अच्छी तरह से चल पा रही है, तो हम ऐसी संस्थाओं को रखेंगे, अदरवाइज हटा देना ही अच्छा विकल्प है। सो यह था हमारा सारा का सारा राज्य का विधानमंडल। हमारी परीक्षा की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण अंग हैं जहां से हमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो प्रारंभिकी के अंदर भी हो सकते हैं, और मुख्य लिखित परीक्षा के भी कुछ प्रश्नों को हम तैयार कर चुके हैं। तो राज्य की विधान जो मंडल है इसको अच्छे से समझ लें। कुछ प्रश्न हम उम्मीद करते हैं प्रारंभिकी में आने चाहिए। और इसके अलावा अब राज्य के विधानमंडलों की बात करें तो जो भी हमने लोकसभा, राज्यसभा, संसद में पढ़ा था वो उसी रूप में राज्य के विधानमंडलों पर भी लागू होता है। जैसे सत्र की व्यवस्था हो जाए, या फिर इसके अलावा जो उन्मुक्तियां हमने पढ़ी थी सांसदों की, वो राज्य के विधायकों और विधान परिषद के सदस्यों को भी प्राप्त हैं। जैसे हमने पढ़ा था शून्यकाल, प्रश्नकाल, या इसके अलावा किस तरीके से यहाँ पर विधेयक लाए जाते हैं, विधेयक किस तरीके से पास किए जाते हैं, उसके बारे में तो खैर अलग से भी बात की है। वो सारी व्यवस्थाएं उसी तरह से चलती हैं। हमने प्रस्तावों की बात की थी कि अनेक प्रस्तावों द्वारा जो सभाएं हैं इनकी दैनिक कार्यवाही को कार्यान्वित किया जाता है। वो उसी रूप में आपके विधानसभा और विधान परिषद में भी लागू है। हमने कुछ पद भी देखे थे, पीठासीन अधिकारी भी देखे थे। तो जैसे लोकसभा में हमने लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का पद, वैसे ही यहां पर काम चलता है। और बस एक फर्क याद रखें, राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं, जो राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी हैं, वो उपराष्ट्रपति जी होते हैं। पदेन जो भी भारत के उपराष्ट्रपति हैं वो पदेन सभापति होंगे राज्यसभा के। लेकिन यहाँ पर उपराज्यपाल जैसा तो कोई पद है नहीं। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि जो भी विधान परिषद है वो अपने सदस्यों में से ही किसी को सभापति और उपसभापति के तौर पर निर्वाचित करती है। तो ये एक फर्क। और उसके अलावा जो शक्तियां पीठासीन अधिकारियों के पास हमने संसद में देखी थी, वो ही शक्तियां यहाँ पर आपको पीठासीन अधिकारियों के पास देखने को मिल जाएंगी। तो जो भी हमने व्यवस्था संसद में पढ़ी है वो ज्यादा से ज्यादा व्यवस्थाएं उसी रूप में विधानमंडलों और उनके सदस्यों पर भी लागू होती हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।